नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जी बिजनेस हर सेक्टर की डिमांड और सुझाव पर वित्त मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। प्रॉपर्टी प्लस के जरिए हमने घर खरीदारों से बात की, उनकी मांगों को उजागर किया, रियल्टी डेवलपर से चर्चा की और उनकी उम्मीदों को वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि बीते वर्षों के बजट पर फोकस करें तो रियल एस्टेट को उबारने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, राहतें दी हैं। इस बार मांगे और ज्यादा हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोविड को देखते हुए, इकोनॉमी के ताजा हालात को देखते हुए सरकार इन मांगों को कितना पूरा करने में सक्षम दिख रही है। कोविड काल में भी रियल्टी सेक्टर के प्रदर्शन को देखते हुए इसे और बेहतर करने के लिए क्या ऐसे कदम हैं जो सरकार को लेने चाहिए? डेवलपर्स और घर खरीदारों को इस बजट मिलेगी मांगी मुराद या फिर रहना पड़ सकता है निराश? ऐसी ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गजों के साथ। तो रियल्टी सेक्टर के हर पहलू पर फोकस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निमिष गुप्ता, एमडी साउथ एशिया RICS, आपसे प्लानिंग और एक्शन को समझेंगे। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, एमडी नेसेस फाइनेंस, फाइनेंस के बारीक पहलुओं पर फोकस करेंगे। आपके साथ अमित जी। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, CEO ट्रैक टू रियल्टी, जो कि जमीनी हालातों को बेहतर समझते हैं। रवि जी, आपसे निष्पक्ष विश्लेषण लेने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों को पारदर्शी तरीके से हम बता सके कि जमीनी हालात क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन निमिष जी मेरा आपसे होगा। तमाम प्री बजट चर्चाओं में आप रहे होंगे, सप्लाई डिमांड दोनों साइड को आप अच्छे से समझते हैं। तो डेवलपर्स हों या फिर घर खरीदार, सबकी अपनी मांगे हैं, लेकिन मौजूदा हालात और सरकार की स्थिति को देखते हुए क्या कदम हैं जो सरकार को तत्काल प्रभाव से उठाने की जरूरत है इस बजट में, ताकि रियल एस्टेट बिना बाधा चलने लगे? देखिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड सबको बजट की ओर अग्रसर होने की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आसार दिखाई दे रहे हैं दीपक, इस पूरे बजट में एक छाप रहेगी निजी कंजम्पशन के ऊपर फोकस करने की, कोशिश करना कि किसी भी तरह से प्राइवेट कंजम्पशन को आगे बढ़ावा दिया जा सके, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी हो ताकि वो उसको खर्च कर सकें, ताकि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसको एक शेप दिया जा सके। जहां तक सरकार की बात है, तमाम सवाल उठेंगे जहां पे ये बात की जाएगी कि भाई सरकार के पास पैसे हैं या नहीं हैं, जीडीपी की क्या हालत है, क्या नहीं है। मेरे पास काफी सारी चीजें जो मुझे समझ में आता है जहां सरकार उसको फोकस कर सकती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं। लेबर सेस में आज भी हमारे करीब 40-50 हजार करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। उन 40-50 हजार करोड़ रुपए को ऑर्डिनेंस के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ, बिकॉज ये पैसा हमेशा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से ही आया है, लेबर सेस का, उसको रियल एस्टेट सेक्टर के उत्थान के लिए लगाना चाहिए। दूसरा, कौशल विकास में जो हमारे पैसे लग रहे हैं, उस कौशल विकास की परफॉर्मेंस को समझने के लिए वो मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वो कौशल विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है 3-4 चीजों पे सरकार ध्यान देगी। पहला, निजी कंजम्पशन पे बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, लिक्विडिटी कहां उन एरिया से लाया जा सके जहां पे वो अभी पड़ी हुई कुछ आपको रिटर्न नहीं दे रही हैं। तीसरा, सबसे बड़ा, कौशल और कौशल विकास के ऊपर ध्यान देना। बिल्कुल ठीक बात है निमिष जी। कंजम्पशन को बढ़ावा देना, निष्क्रिय पड़ी लिक्विडिटी का उपयोग और कौशल विकास को बढ़ाने का सरकार का फोकस होना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए उधर। अमित जी, डिमांड साइड तमाम अहम मांगे हैं जिनको ब्रॉड वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिमांड के साथ निवेश बढ़ाने के लिए और लिक्विडिटी का फ्लो मेंटेन रखने के लिए इस बजट में कैसे ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं आप? अब अगर मैं कैपिटल की चर्चा करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज 1 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है तुरंत प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए, जहां पे करीब 2.5 से 3 लाख यूनिट जो है वो रेडी होके उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित या स्पॉन्सर्ड जो SBI स्वामी फंड है, उसके पास सिर्फ 25,000 करोड़ की पूंजी है। वो काफी नहीं है ये इस मसले को सॉल्व करने के लिए, और जो मसले हैं वो अन्य हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड भी कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जिनकी कंप्लीशन हो रही है, उनकी अब बिक्री के लिए आए हैं उनकी इन्वेंट्री, मगर इस टाइप के जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं पूरे देश में, उनको खत्म करने के लिए काफी रिफॉर्म्स चाहिए होंगे कैपिटल मार्केट्स में। तो जैसे हम लगातार सेबी से और RBI से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो NPAs हैं बैंक्स के, उनको अक्वायर करने की अनुमति दी जाए। जरूरी नहीं है कि आप NCLT के थ्रू जाए। अगर एक इन्वेस्टर है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, AIF सेबी रजिस्टर्ड AIF फंड है, उसको भी ये लोन्स परचेज करने की अनुमति दी जाए।
आई थिंक ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर कोई नया निवेशक आता है जो खरीद रहा है इस एसेट को, उसको खत्म करने की चेष्टा से, ताकि वो एसेट्स बने, उपलब्धि हो इसकी मार्केट में और अच्छे या कम दामों में ये निकल सके ताकि इनके रुपए भी बाहर हों, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक एक मॉरेटोरियम दिया जाए ताकि वापस ये प्रोजेक्ट जो है वो उलझनों में ना पड़े, कोई भी रेगुलेटरी हर्डल्स में ना पड़े। क्योंकि अगर ये कोर्ट सैंक्शनड है तो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड का मॉरेटोरियम प्रदान किया जाए ताकि उनके जो पैसे हैं वो सेफ उनको लगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि निवेशक आना चाहते हैं, वो इस टाइप की स्ट्रेस एसेट्स लेना चाहते हैं, उनको खत्म भी करवा देंगे, वो एसेट्स की उपलब्धि हो भी जाएगी ग्राहक को और बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे आ रहे हैं। तो ये डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो होम बायर को उपलब्धि करा सकते हैं। मगर उनको सबसे बड़ा भय यही होता है कि हमारे पैसे अटक ना जाएं, ये सारे जो रेड टेप है और ये सारे जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक बड़ा फंड फ्लो जो निवेश के तौर पर भारत में आने को आतुर है, उसको सिंप्लीफाई करने की सबसे ज़्यादा दरकार है। रवि जी, इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन तो हो जाता है लेकिन होम बायर का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, कुछ खरीद चुके हैं और कुछ तो फंसे हुए हैं। ऐसे में वेरिएशन ज़्यादा है, राय बढ़ जाती है, लेकिन कैसे एक सुर में घर खरीदारों का प्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सकता है? देखिए, बायर का रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द इंडस्ट्रीज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में नहीं हो पाता है, लेकिन रियल एस्टेट की कहानी थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि एक तो ये आपकी लाइफ का कॉस्टलीस्ट परचेज है, मोस्टली वन टाइम परचेज है, और ये आप बोरोड मनी के साथ परचेज करते हैं। मैं ना इस हाउसिंग डेमोग्राफी को मैं थोड़ा सा डीक्लासिफाई करके बताना चाहूंगा। जब हम होम बायर की बात करते हैं तो मोस्टली हम टॉप 10 सिटीज और डेमोग्राफी का टॉप 10% पॉपुलेशन की बात करते हैं। इसीलिए इसको समझना होगा कि हम होम बायर में किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले होम बायर वो है जो इंडिया के टॉप 10 सिटीज में अर्निंग वाइज टॉप 10 पॉपुलेशन का डेमोग्राफी का पार्ट है। उसके कंसर्न्स डिफरेंस हैं। उसके कंसर्न ये है कि इंटरेस्ट एग्जम्पशन जो है वो 5 लाख का हो जाए। जीएसटी वेवर उसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जीएसटी आज की तारीख में आपको रेडी टू मूव खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का इंसेंटिव तो है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने का कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी एप्रिसिएट नहीं कर रहा है। तो जीएसटी वेवर एक बहुत बड़ा उसके लिए इशू है। तीसरा एक है कि सर्किल रेट और मार्केट रेट के बीच में 30-35% का फ्लक्चुएशन उसको अलाउड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसा देखा गया है कि सर्किल रेट प्रॉपर्टी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से काफी ऊपर होता है। पीएमएवाई सीएलएस स्कीम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये प्रोस्पेक्टिव होम बायर के ये कंसर्न्स हैं। ठीक है आपने रवि जी, बुनियादी तौर पर केंद्र सरकार अगर इन मुद्दों पर फोकस रखती है तो डिमांड साइड बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। निमेश जी, स्ट्रेस प्रोजेक्ट को लेकर डेवलपर्स ने लास्ट माइल फंडिंग की मांग की थी। पहले 10,000 करोड़ की मांग की गई, सरकार ने वो दिया। फिर 25,000 करोड़ की मांग हुई, वो भी बनाया गया। नरेडको की ताज़ा मांग है कि इस वक्त रिलीफ फंड 1,25,000 करोड़ किया जाए। क्या इस रकम से अटके प्रोजेक्ट की समस्या खत्म हो जाएगी या फिर कोई और सटीक रास्ता अपनाना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे तो लास्ट माइल फंडिंग की हम देखें अगर तो डिमांड का कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा है। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप आज 1.25 लाख करोड़ बोलते हैं, कल को वो 2 लाख करोड़ भी कर देंगे। अगर मेथड टू मैडनेस नहीं आए तो कोई भी संख्या कम पड़ जाएगी। इसके लिए जरूरी है, जो हमने रिकमेंड भी किया था, कि प्रोजेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाए। वो प्रोजेक्ट्स जिनमें कहीं पे कोई भी रस नहीं बचा है, जिनकी हालत ऐसी है कि उसमें जो बची हुई इन्वेंट्री है, जो बचा हुआ पैसा आना है, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता, उसके लिए एक आपको अलग सोच की जरूरत है। दूसरा, जो मैंने आपको बात कही थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेबर सेस का जो पैसा 40-50 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है। हमारी कौशल विकास केंद्रों की बात करें, उन कौशल विकास केंद्रों में उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वहां पे कोई भी आदमी कौशल विकास के लिए बहुत कम आता है। दूसरे 2-3 और जो सुझाव हैं मेरे, एक है कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग स्कीम्स फॉर हाउसिंग। जहां आप एंड यूजर की बात करते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग स्कीम्स में जाते हैं, उनको एक लो मार्जिन इंटरेस्ट पे आपको लो मार्जिन और लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिल सकता है। उसके साथ साथ उनको कुछ टैक्स की सहूलियत मिल सकती है। उसके अलावा हाउसिंग प्रोविडेंट फंड पे एक पॉलिसी चालू करने की जरूरत है, जहां पे आप जो यूजर्स हैं उनको टैक्स इंसेंटिव्स दे पाएं, ताकि पैसा मार्केट में आए। सिर्फ सरकार से उम्मीद रखना और 1.25 लाख करोड़ रुपए की वो करवा लेना,
उसके लिए जरूरत है कि सरकार अगर देती भी है तो उसके लिए एक मेथड लगाया जाए, उसके लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच लगाया जाए। आज पूरे प्रोजेक्ट्स का खाका बुनने की जरूरत है, जहां पे हमें समझ में आए कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बचा है, किस प्रोजेक्ट्स को लाठी की जरूरत है, किस प्रोजेक्ट को बैसाखी की जरूरत है, और किस प्रोजेक्ट को सिर्फ स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाना है और किसको सिर्फ सलाइन लगाने से काम चल जाएगा। अगर हमें यही नहीं पता है कि किस प्रोजेक्ट की क्या हालत है, तो ये बहुत कहानी ये आखिरी तक ऐसी चलती रहेगी दीपक। हम बोलते रहेंगे कि हमें 1.25 लाख करोड़ चाहिए, कल को वो 2 लाख करोड़ होगा, 3 लाख करोड़ होगा, क्योंकि देयर इज नो मेथड टू मैडनेस। हाँ, ये लाइन बिल्कुल सटीक है आपकी। सरकार के इस बजट में कड़ाई से इस बात का ध्यान रखें कि किन प्रोजेक्ट को बैसाखी की जरूरत है और किन को लाठी की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में और किन ऐलानों पर इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है। होम बायर और डेवलपर्स की डिमांड आपने सुनी, लेकिन आज ये दिग्गज हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह की डिमांड है जो रियल एस्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस बजट स्पेशल, और आज हम प्रॉपर्टी दिग्गजों के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए, रियल एस्टेट को रफ्तार देने के लिए किन ऐलानों की जरूरत है, इंडस्ट्री क्या उम्मीदें कर रही है, उन पर हम फोकस कर रहे हैं और विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, डेवलपर्स की शिकायत है कि उनको कर्ज काफी महंगा मिलता है। मौजूदा समय में 7 से 18% तक रेट पर उनको कर्ज मिल रहा है। लिहाजा प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए बैंक, एनबीएफसी समेत कर्ज की जो ब्याज दरें हैं एक समान हो, ये मांग कितनी वाजिब है और क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, ये तो एक कैपिटल मार्केट का नियम है दीपक, की जो रुपया है वो फंजिबल है, और ऐसा कोई रुपया नहीं है, चाहे वो या स्वामी फंड को अगर हटा दें, जो सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। हर रुपया वो रिटर्न ढूंढता है और रिस्क देखता है। तो ये भी मैटर है कि आज अगर हम जब इंडस्ट्री की कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो जो टॉप 10% डेवलपर है दीपक, उनको 10-11% में रुपया उपलब्ध, जितना चाहिए उतना रुपया उपलब्ध हो रहा है, और उनको उससे ज्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहां तक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, एलआरडीज हैं, वो भी दर घट के 7.5-8% के अंदर रह गई है, क्योंकि जो इतना जो आज आरबीआई ने रेट कट किया है, तो आज इस समय इंटरेस्ट का सबसे लोएस्ट रेट एनवायरनमेंट हो चला है। तो जो कैपिटल का कॉस्ट है, वो तो बोरोवर की क्रेडिबिलिटी पे दीपक जी डिपेंड करेगा ही, और उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, कोई सोल्यूशन या कोई विकल्प नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो रिस्क अगर कोई उठा रहा है तो वो उतना रिटर्न जरूर उम्मीद करेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इंडस्ट्री जो कंसोलिडेट हुई है पैंडेमिक के चलते, कोविड के चलते, वो इंडस्ट्री और कंसोलिडेट हो, बड़े डेवलपर्स के अंडर ये प्रोजेक्ट्स आए जो जिनको रुपए की जरूरत है, ताकि ये डेवलपर्स सही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये रुपया उपलब्ध करा सके प्रोजेक्ट्स के लिए। और हमने देखा है वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी तरीके से रियल एस्टेट को सपोर्ट, स्पेशली अफोर्डेबल को सपोर्ट करना शुरू किया है। 7%, 7.5% कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो भी एकदम ईजी टर्म्स पे। तो आज जो इतना ग्लोबल पैसा दीपक जी, विदेशी मुद्रा जो है बहुत बड़े पैमाने में अवेलेबल है इंडिया के लिए, अगर काउंटर पार्टी जो डेवलपर हो वो सही हो, वो क्रेडिबल हो, तो डेफिनेटली रुपए की कॉस्ट और रुपए की उपलब्धि दोनों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। रवि जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आप मौजूदा हालातों को देखते हुए, क्या क्या एक्सपेक्टेड है जो कि बजट में आना ही चाहिए? जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये समझना होगा, रियल एस्टेट सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर ही नहीं है, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जॉब क्रिएटर है। अक्रॉस द ज्योग्राफी और अक्रॉस द स्किल सेट्स यहाँ जॉब क्रिएट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से बजट में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। जितने चीजें पहले अनाउंस हुई हैं, उस पॉलिसी का सही तरीके से रोल आउट करना जरूरी है। हमने बहुत पिछले बजट में भी देखा कि 111 लाख करोड़ की बात हुई, उसमें 5 सालों में 111 लाख करोड़ का मतलब कम से कम 20-25 लाख करोड़ अभी तक खर्च होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बियॉन्ड भी अगर हम देखें तो जितने हम जैसे मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया आज भी अपने सिंबोलिज्म से आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अभी अमित जी ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया था कि हाउसिंग में रीच की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना। मेरे ख्याल से इस बजट में अगर सिर्फ एक चीज कर दी जाए कि रीट में इन्वेस्टमेंट को
80C एग्जेम्पशन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस रीट का। मार्केट में इस तरीके से पैसा भी आ सकता है और सरकार को अपनी तरफ से कुछ देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचनी पड़ेंगी। जहां तक सबवेंशन स्कीम के डिमांड की बात है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि 2013 के बाद रियल एस्टेट में जो एनपीएज बढ़े हैं उसमें सबवेंशन स्कीम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सबवेंशन स्कीम को नहीं रिकमेंड करता हूं। मेरा मानना है कि आप रीट की पोटेंशियल एक्सप्लोर करें हाउसिंग में। आप डिमांड बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट पे एग्जेम्पशन की लिमिट 5 लाख कर दें। आप जीएसटी वेवर अंडर कंस्ट्रक्शन पे कर दें, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन अदरवाइज इस मार्केट में अगले कुछ सालों में सेल करना बहुत मुश्किल होगा। जिन एग्जिस्टिंग बायर की जॉब गई है या सैलरी कट हुई है, उनके लिए आप लोन को रीस्ट्रक्चर करें। देखिए, ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज्यादा देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी को थोड़ा सा ट्विक करके मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने की सबसे ज्यादा दरकार है। मौजूदा हालातों को देखते हुए डिमांड और उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन आप वित्त मंत्री के क्या कंपल्शंस देखते हैं? क्या ज्यादातर डिमांड पूरी होती दिख रही है या ताजा हालात मुश्किल पैदा करते हुए नजर आपको आ रहे हैं? मुश्किलें कई अन्य हैं दीपक जी, जैसे जीएसटी की लगातार बात हो रही है और जीएसटी बहुत बड़ा मसला है। चाहे वो इनपुट कॉस्ट पे जीएसटी हो, चाहे वो एंड प्रोडक्ट पे जीएसटी हो, चाहे वो जीएसटी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे हो, जो नैरेटको और किराए ने भी मांग की है कि आप उस पे आपको इनपुट क्रेडिट दें, क्योंकि वो इवेंचुअली लीज होनी है, रीट होनी है, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो जीएसटी का बहुत बड़ा मसला है, मगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर नहीं है। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाकर, जीएसटी कमेटी पे जाके उस मसलों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ बजटरी इशू नहीं है। दूसरा जो है, क्योंकि ये पैंडेमिक के चलते हर इंडस्ट्री स्ट्रेस्ड है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, टूर ट्रैवल एंड टूरिज्म ले लीजिए, कई और ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड हो चुके हैं और उनके लिए भी उनको कई सारे विकल्प निकालने हैं। तो सिर्फ हाउसिंग या रियल एस्टेट के लिए उनको जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं और जो कलेक्शन आई है, चाहे टैक्स कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन, वो पूरी नहीं आ पाई लॉकडाउन की वजह से। तो वो जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स में उनको जो काम करना है वो करना है। इसके लिए रवि जी ने सुझाया कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल एलोकेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे मैकेनिज्म्स और उपलब्धियां देनी है जिससे आपके एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर ही आप बाहर का पैसा या इंटरनल अप्रूवल्स को यूज करके या कैपिटल मार्केट्स का पैसा या ग्राहकों का पैसा से आप ये इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे इंटेलिजेंट आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरा, जहां तक इश्यूज का कंसर्न है, तो बहुत बड़ा सरकारी मैकेनिज्म डिस्प्यूट्स में लगता है, बहुत बड़ा सर, चाहे वो आप एनसीएलटी ले लीजिए, कोर्ट्स ले लीजिए, रेरा ले लीजिए। अगर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कॉर्पस बनाया जाए जिसके तहत एक सरकारी मैकेनिज्म हो या लॉयर्स हो या ऐसे प्रोफेशनल्स हो जो होम बायर्स के तरफ से कम रकम में बहुत आसानी से रेजोल्यूशंस की तरफ काम कर पाए, तो बहुत बड़ा पैसा जो लग रहा है पूरी सरकारी व्यवस्था में, रेरा में और अन्य कोर्टों में, उसमें काफी बड़ी बचत हो सकती है। बिकॉज अभी भी कोई ग्राहक को ये क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी जो समस्या है उसका वो निदान करे। तो चाहे वो रेरा जाए या वो कोर्ट जाए या वो एनसीएलटी जाए, वो कहाँ जाए। तो अगर एक क्लियर मैकेनिज्म या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी का निर्माण होता है केंद्र सरकार के तहत, जहां पे एक फंड एलोकेट होता है, जिससे रेरा में भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्राइमरी मैकेनिज्म उनको बना दीजिए, उनको एम्पावर कर दीजिए, ताकि बहुत सारा सरकारी टाइम, कैपिटल, एनर्जी। बिल्कुल अमित जी, यानी विवादों को निपटाने पर फोकस रहे और ऐसा मैकेनिज्म हो कि विवाद उत्पन्न ही ना हो। तो रवि जी, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा मसला है हाउसिंग सेक्टर में, जो कि एक बड़ी वजह है रियल्टी सेक्टर में मंदी की। ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने की गारंटी मिल सके, ताकि ग्राहकों का जो विश्वास है वो बढ़े? मैं जो कहने जा रहा हूं ये एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक एथॉस के खिलाफ है, लेकिन रियल एस्टेट में जब तक एंट्री बैरियर नहीं आएगा तब तक डिफॉल्ट्स होते रहेंगे। दूसरी बात कि आप जितने भी कनेक्टेड पार्टीज हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लेंडिंग कर रहे हैं, उनको भी ड्यू डिलिजेंस का पार्ट बनाकर उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। जब तक आप एक सेफ्टी वॉल्व नहीं बनाएंगे तब तक ना तो बायर का वो ट्रस्ट डेफिसिट दूर होगा, ना प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होंगे, और ये मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा।
यानी मोटे तौर पर इस बजट रियल्टी सेक्टर वित्त मंत्री से कुछ ज्यादा की डिमांड कर रहा है। बड़ा मसला यह है कि ऐसे ऐलान हो जिससे डिमांड बढ़े, प्रोजेक्ट्स के लिए लिक्विडिटी आसान हो, नियमों में बदलाव हो ताकि जो फंड रियल्टी सेक्टर में आ सकते हैं उनको रास्ता मिले, और सबसे बड़ी बात सेंटीमेंट सुधारने पर फोकस हो, सकारात्मकता का माहौल बने। ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने की गारंटी मिल सके ताकि ग्राहकों का विश्वास बढ़े, जो कि सबसे जरूरी बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी प्लस में शामिल होने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही। आशा है रियल्टी सेक्टर की ये मांगे वित्त मंत्री तक पहुंचे और इस सेक्टर में फिर से रफ्तार वापस आए।